सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर पे 2000 से 2022 तक अब तक पूछे गए सभी सवाल, जिसके अंदर सबसे पहले हम एमसीक्यू को देखेंगे, उसके बाद 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 4 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा ये रहेगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीज़ों को कि जो हमारे एमसीक्यूज रहेंगे उसके आंसर्स क्या होंगे। उसके साथ ही साथ अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो उसमें आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको स्पीड ज़्यादा करके तो एक बार देखना ही चाहिए, मतलब फॉर सेविंग योर टाइम। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। सो चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले हमने बनाए हैं वीडियोस, चैनल में प्लेलिस्ट एक ऐड की है जहाँ पे जाके आप वो देख सकते हो। तो ये आपको पूरे 15 वीडियो चैप्टर्स के मिलने वाले हैं क्लास 12 के। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 4। सो सबसे पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे दिया गया है वो है फर्स्ट, लॉन्गर फ्री एंड ऑफ टीआरएनए हैज अनपेयर्ड। अब देखो टीआरएनए, अब टीआरएनए इस प्रकार से होता है कुछ, और टीआरएनए में जो लॉन्गर साइड होती है ये यहाँ पे 3 पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस हम जिसको कहते हैं, या कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कौन सा होता है? GA होता है, CA होता है, या फिर UAG होता है, या फिर AUG होता है। तो इसका जो आंसर है वो है B, दैट इज CCA। सो CCA ये जो अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे? टीआरएनए पे। और टीआरएनए पे जो अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये एंटीकोडॉन है। सो कौन सा एंटीकोडॉन रहेगा फिर? तो पहला वाला वो रहेगा CCA। ठीक है, मार्च 2008 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, इन न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजन बेसिस इज अटैच टू कार्बन नंबर फर्स्ट। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? 3 चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटेस शुगर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस और कार्बन ये अटैच होता है, कौन से बॉन्ड से? तो ये मार्च 2013 को क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। थर्ड, इफ द कोडॉन ऑन mRNA इज AUG। अब mRNA पे अगर AUG है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ mRNA, तो यहाँ पे है AUG। ओके, ये कोडॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि उसका एंटीकोडॉन टीआरएनए पे क्या रहेगा। तो mRNA यहाँ पे दिया गया है, तो टीआरएनए का हमको निकालना है। तो जो mRNA पे होता है उसको हम कोडॉन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? कोडॉन। और जो टीआरएनए पे होता है ना उसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं। अब एंटीकोडॉन हमको ढूंढना है। ठीक है, तो mRNA पे कोडॉन है, यहाँ पे उसका एंटीकोडॉन हमको ढूंढना है। तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ रिएक्ट होता है, और जो गॉनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ। मतलब साइटोसिन बॉन्ड विद गॉनिन, और एडेनाइन रिएक्ट विद और बॉन्ड विद थाइमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, तो ए की जगह पे क्या आएगा? टी, क्योंकि ए किसके साथ बॉन्ड करता है? टी के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी। अब यू क्या है? तो देखो ये जो थाइमिन है ना, वो जो थाइमिन है वो यूरेसिल से रिप्लेस होता है। यूरेसिल की जगह पे वहाँ पे थाइमिन की जगह पे वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। कहाँ पे? टीआरएनए के अंदर, मतलब आरएनए के अंदर। तो आरएनए जो mRNA होता है, अब आरएनए और डीएनए 2 चीज़ आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो डीएनए है उसके अंदर थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो ये टीआरएनए होने के कारण यहाँ पे एडेनाइन रिएक्ट विथ थाइमिन। ओके, उसके बाद ये जो थाइमिन है ये थाइमिन नहीं रहेगा क्योंकि ये आरएनए है, इसके कारण यहाँ पे होगा यूरेसिल। तो यहाँ पे यूरेसिल का कैसा है? यूरेसिल किसके साथ रिएक्ट होता है? थाइमिन के साथ। थाइमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल, तो उसके साथ क्या कौन रिएक्ट होता है? एडेनाइन। तो यहाँ पे आएगा ए। ओके, एडेनाइन। तो ये जैसा का वैसा आ जाएगा। और जी के साथ कौन रिएक्ट होगा? सी, मतलब ये यहाँ पे आएगा, मतलब UAC। ये क्या होगा? ये होगा अपना एंटीकोडॉन। तो अगर आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो वो है बी नंबर का UAC। अक्टूबर 2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में हम देखते हैं, और जो MCQ है वो है, द नंबर ऑफ प्यूरिन्स इन सेगमेंट ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज 68 क्या है? यहाँ पे प्यूरिन्स दिए गए हैं, और आपको पूछा है पिरामिडिन्स कितने वहाँ पे होंगे।
तो एक ध्यान में रखना कि डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स होते हैं ना उतने ही पिरामिडिन्स होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप गिरते हैं, एक प्यूरिन्स, दूसरा पिरामिडिन। जो प्यूरिन्स होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरामिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिससे डीएनए बनता है। तो जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरामिडिन्स होते हैं। अगर प्यूरिन्स 68 है तो जो हमारे पिरामिडिन रहेंगे वो भी कितने रहेंगे, 68। सो अपना आंसर रहेगा सी इज करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना, वो उसका रेशियो होता है, उसको हम चारगॉफ रूल कहते हैं, जितने प्यूरिन्स उतने ही पिरामिडिन। ये ध्यान में रखना आप डीएनए के अंदर। तो ये मार्च 2016 को आया था। नेक्स्ट में 5th नंबर का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडॉन। अब ऐसा कोडॉन होता है जो किसी के साथ पेयर नहीं होता, मतलब वहां पे उसका एंटी कोडॉन नहीं होता, तो जहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कोडॉन जो रहेगा वो रहेगा यूएजी। तो यहाँ पे जो रहेगा वो यूएजी रहेगा। उसके बाद 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन, यूएजी, यूजीए और यूएए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा यूएजी। नेक्स्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल्स इन ए डीएनए सेगमेंट इज 25 एंड नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल इज 45। ठीक है, सो 25 किसके मॉलिक्यूल्स है, एडेनाइन के, और साइटोसिन के कितने हैं, साइटोसिन, ये देखो साइटोसिन के है 45। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको पूछना है। तो एडेनाइन के कितने हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे एडेनाइन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडेनाइन। एडेनाइन किसके साथ बॉन्ड बनाता है आपको पता है, थाइमिन के साथ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं थाइमिन। ठीक है, तो एडेनाइन कितने हैं, एडेनाइन 25 है और साइटोसिन 45 है। उसके बाद साइटोसिन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइटोसिन। और साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है आपको पता है, किसके साथ, ग्वानिन के साथ। ठीक है, ग्वानाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि एडेनाइन कितने दिए गए हैं, एडेनाइन दिए गए हैं आपको 25 और साइटोसिन जो दिए गए हैं वो है 45। ठीक है, तो यहाँ पे 45 लिखता हूँ, ऊपर में 25 करेंगे करेक्ट इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25। तो आपको पता है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड तो दोनों चीज़ों से बनता है ना, तो जितने एडेनाइन होते हैं उतने यहाँ पे क्या रहेंगे, थाइमिन रहेंगे 25, और जितने यहाँ पे साइटोसिन रहेंगे उतने यहाँ पे ग्वानिन रहेंगे 45। ठीक है, तो ये रहेगा, और ये जो दोनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना, तब जाके जो हमारा स्कोर आएगा वो आएगा यहाँ पे 70। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो तब जाके आपको वो समझ में आ जाएगा कि उससे क्या बनता है, डीएनए बनता है प्यूरिन्स और पिरामिडिन से। ठीक है, आगे चल के 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, न्यूक्लियोसाइड इज अ न्यूक्लियोटाइड विदाउट। अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटेस शुगर। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें एक बात एब्सेंट होती है फॉस्फेट ग्रुप। अब जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है वो है न्यूक्लियोसाइड, और जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर तीनों भी चीज़ें हैं तो वो है न्यूक्लियोटाइड। ओके, टाइड एंड साइड, इसके अंदर डिफरेंस ध्यान में रखना। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन ऑक्टेमर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। ओके, सो न्यूक्लियोसोम आपको पता है डीएनए पैकेजिंग के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो कोर डीएनए है वो कितने बेस पेयर का होता है ये आपको पूछा गया है। सो उसके अंदर को जो कोर डीएनए होता है ना वो होता है 146 बेस पेयर का। Question number 9, as the DNA or as the base sequence present on the strand of DNA decide the sequence of other strand। अब एक स्टैंड पे जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है कि दूसरे स्टैंड पे सीक्वेंस कौन सा होगा, और उस प्रकार की पेयरिंग को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, और उस स्टैंड को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2019 को ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच ऑल द 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए आर प्रोड्यूस। अब 3 नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। वो एक प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है और जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 को पूछा गया था, जुलाई 2019। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लिंकर डीएनए कनेक्टिंग टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। जो लिंकर डीएनए होता है ना वो क्या करता है, कनेक्टिंग टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम को क्या करता है, वो जोड़ता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो लिंकर डीएनए जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करता है, तो वो लिंकर डीएनए कितने बेस पेयर का होता है। तो जो लिंकर डीएनए वो होता है 54 बेस पेयर का। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2020 में क्वेश्चन आया था। अब 2022 का लेटेस्ट सवाल देखो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सेपरेटेड स्टैंड आर प्रिवेंट फ्रॉम रिकॉइलिंग। अब देखो डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है, तो वो वापस से
वो कॉइल हो सकता है, तो उसको कॉइल होने से एक जो है वो प्रोटीन उसको प्रिवेंट करता है, और वो होता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्टैंड को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, ताकि वो फिर से जुड़ के डबल स्टैंड ना हो जाए। ये मार्च 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये हो गए अपने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थियरी वाइज आपको कैसे सवाल पूछे गए थे। तो पहला देखो, ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कुछ है। पहला, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल हर्शी एंड चेस टू प्रूव द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल 3 एक्सपेरिमेंट आपको है। पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट एंड तीसरा एवेरी मैकोलेट एंड मैकर्टी एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से आपको एक पे 100% कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। तो ये आपको हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है। तो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो आपको बताना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ग्रिफिथ पे है। देखो ये 2014 को आया था, 2019 में जो आया था वो ग्रिफिथ के ऊपर आया था। देखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आपको पता है डिप्लोकोकस निमोनिया, इसके 2 स्ट्रेन थे, एक एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा रफ स्ट्रेन, जैसे कि आपको पता है। ये 2019 में आया था, तो वो आपको पूरा कंक्लूजन बताना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में डीएनए पैकेजिंग के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए थे। देखो डीएनए पैकेजिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए सेगमेंट हैविंग 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यूकैरियोटिक डीएनए की अगर सेगमेंट की बात करें तो वो होता है 2.2 मीटर का यूकैरियोटिक डीएनए। अब 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स वहाँ पे है, कितने हैं न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नॉट न्यूक्लियोसाइड, ओके न्यूक्लियोटाइड। तो 10 पेयर से आपको न्यूक्लियोटाइड के, तो एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की आपको क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉन में डायमीटर आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, और उससे उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डीएनए पैकेजिंग के ऊपर आपको सवाल पूछा गया था। देन नेक्स्ट में सवाल है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग के अंदर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियोसोम। और वो क्या बनता है, सबसे पहले तो हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, और वो 8 होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 8 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए 8 मॉलिक्यूल। उसके बाद उसके ऊपर में क्या होता है, डीएनए कोर डीएनए होता है। क्या होता है कोर डीएनए, उसका नियर अबाउट 1.5 टर्न होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक लिंकर डीएनए होता है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये 200 बेस पेयर का होता है, जो डीएनए पैकेजिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसोम किससे बना है, क्या बना है, किसका कितना बेस पेयर होता है, डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, नहीं, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे। तो अगर डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो ये डीएनए निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के कारण वहाँ पे पैकेजिंग अच्छी बनती है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद एनलिस्ट द हिस्टोन विच फॉर्म एन ऑक्टामर। अब देखो ऑक्टेमर जो बनता है ना वो हिस्टोन से बनता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब यहाँ पे कितने हिस्टोन्स है, 8 हिस्टोन है। और 8 हिस्टोन्स होने के कारण इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑक्टेमर, ये ध्यान में रखना। और वो हिस्टोन के नाम आपको पूछा है, तो वो हिस्टोन का नाम होता है H1 H2, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं H2A, उसके बाद H2B, देन H3 एंड H4। तो ये 4 होते हैं और हर 2 बार होता है, इसलिए टोटल 8 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मतलब H2A ये रहेंगे 2, H2B रहेंगे 2, H3 रहेंगे 2 और H4 रहेंगे 2। मतलब टोटल अगर करेंगे तो आपके पास 8 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हिस्टोन के, इसलिए हम उसको हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं, ठीक है। तो वो ये नाम आपने वहाँ पे लिख दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जुलाई 2018 को आया था, ये मार्च 2018 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट में डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए हैं, अब वो देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर कुछ ऐसा पूछा गया है, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोविंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2008 को आया था। अब इसका आपको डायग्राम करना है, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम। यहाँ पे थ्योरी लिखने की काम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थ्योरी लिखने का काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ एंड लेबल। ड्रॉ मतलब निकालना है, लेबल मतलब नाम देना है। दूसरा सवाल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब देखो ये जो यहाँ पे वर्ड है ना, वर्ड डिस्क्राइब, तो आपको प्रोसेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा रेप्लिकेशन की, ओके, इन यूकैरियोटिक डीएनए। अब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होता है, तो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है उसको डिस्क्राइब भी करना है, डायग्राम भी निकालना है। अब ऊपर का ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्क का होगा शायद, या फिर 2 मार्क का हो सकता है।
और ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है प्रॉपरली और आपको उसका डायग्राम भी निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो वैसा आंसर लिखना है, कि ऐसा नहीं कि हमको बहुत आता है तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, हमने उसके अंदर ज़्यादा टाइम हम लगा दें, ठीक है, तो वो एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे अगर 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। अब यूकैरियोटिक डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अभी डीएनए रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको ही हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि सेमी मतलब हाफ और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करना, बचाना। डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाते हैं, लेकिन जो 2 डीएनए बनते हैं उसमें से जो आधा पार्ट होता है वो ओल्ड ही होता है, मतलब आधा पार्ट हमने कंजर्व किया। हमको पुराना डीएनए टोटल डिस्ट्रॉय करके हमने 2 डीएनए नहीं बनाए, हमने पुराने डीएनए का ही आधा आधा पार्ट यूज़ किया, दैट मीन्स सेमी कंजर्वेशन हुआ। ओके, तो ये सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, स्केच एंड लेबल द डायग्रामेटिक सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है आपको, लेकिन आपको स्केच एंड लेबल बोला गया है, मतलब आपको डीएनए रेप्लिकेशन की डायग्राम बनानी है, उसको नाम देना है बस। मतलब कि क्या कि कॉन्सेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके आप आंसर लिख रहे हो वो आपको अंडरस्टैंड होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अलग होता है, आप लिख कुछ अलग देते हो, आपको उसका आंसर भी पता होता है, लेकिन मेन एग्जाम में आप गलती कर देते हो, हमेशा के लिए मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, ये 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2015 या 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर देखेंगे कैसे सवाल पूछे गए थे। प्रोटीन सिंथेसिस तो ये चैप्टर 4 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर पहला है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द हेयरपिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए देखो, टीआरएनए पे 2 मॉडल है, एक है हेयरपिन मॉडल, शॉर्टकट में लिखता हूँ एचपी है हेयरपिन मॉडल, और दूसरा होता है क्लेवर लीफ मॉडल। ठीक है, क्लेवर लीफ मॉडल शॉर्टकट में हमने इसको लिखा है, ध्यान में रखना। सो हेयरपिन मॉडल जो है वो होगलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, होगलैंड, ठीक है, होगलैंड। और जो क्लेवरलीफ मॉडल दिया था ना वो हॉली ने दिया था, हॉली नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जो हेयरपिन मॉडल है ना वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये हो गया अपना हेयरपिन, ठीक है, जैसे कि पुराने समय में ऐसी हेयरपिन्स होती थी, तो वो हेयरपिन मॉडल हम जिसको बोलते हैं। तो उसका आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा, वहाँ पे कहाँ पे टीआरएनए होता है, कहाँ पे एंटीकोडॉन होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ वहाँ पे बताना पड़ेगा। देन सेकंड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी पड़ेगी, ये 2013 को आया था ऊपर में, ये भी मार्च 2013 को क्वेश्चन आया था। कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड वो वही जो कि कॉमालेस है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्फिगियस, जेनेटिक कोड इज हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि डीजेनरेसी, वो 7-8 जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा जेनेटिक कोड के बारे में। देन स्केच एंड लेबल क्लेवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। क्लेवर लीफ मॉडल वो आपको बताना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसका डायग्राम नाम देना है, ठीक है, टीआरएनए का। उसके बाद व्हाट इज एंटीकोडॉन। अब एंटीकोडॉन किसको कहते हैं कि टीआरएनए के ऊपर, टीआरएनए, तो सपोज में ये टीआरएनए है, ये हमने हेयरपिन मॉडल निकाला, और यहाँ पे जो टीआरएनए है वो टीआरएनए पे यहाँ पे 3 कोड होता है, ओके, AUG। तो ये जो AUG है ये 3 नाइट्रोजन बेसिस है, लेकिन वो अनपेयर्ड है, किसके साथ पेयर है क्या, नहीं, तो इसको ही हम कहते हैं एंटीकोडॉन। तो 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन टीआरएनए इज नोन एज एंटीकोडॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोडॉन, ठीक है, कोडॉन, ठीक है, डॉन रहेगा, कोडॉन। क्वेश्चन नंबर हम 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिव द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है कि डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, ये हो गया अपना सेंट्रल डोगमा ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो पहला डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन, तो ये होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है सेंट्रल डोगमा। अब डीएनए टू एमआरएनए जब होता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी प्रोसेस होती है जब एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये 2 प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें एक सवाल है, लेकिन उसके अंदर 2 सवाल छुपे हुए हैं। पहला,
गिव द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट, एंड सेकंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अगर ये 4 मार्क के लिए है तो 2 मार्क प्रोटीन सिंथेसिस का डोगमा जो हम आप लिखोगे उसके लिए है, और ट्रांसलेशन के लिए 2 मार्क है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद डिस्क्राइब द उबल हाइपोथेसिस। ये उबल हाइपोथेसिस फिनोमिनन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुलाई 2017 को पूछा गया था। 7वां नंबर का है डिस्क्राइब द टर्म कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो देखो 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस होता है, ठीक है। अगर वो यम आरएनए पे है, यम आरएनए, तो उसको हम कोडॉन कहते हैं। अगर वो टी आरएनए पे है, टी आरएनए पे है, तो उसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। अगर वो डीएनए पे है तो उसको हम कहते हैं कोडोजन, ठीक है। तो ये 2 आपको 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कोडॉन किसको कहेंगे, कोडोजन किसको कहेंगे, और एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन जब अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस टीआरएनए पे हो, कोडॉन जब अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस एमआरएनए पे रहें तो, और कोडोजन वो अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस जब डीएनए पे होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 8, विच इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स द इंट्रॉन्स फ्रॉम आरएनए। कौन सी प्रोसेस है जो आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव करती है। अब इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसको रिमूव करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्प्लिसिंग। तो ये 1 मार्क का सवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का सवाल है कि उस प्रोसेस का सिर्फ नाम बता देना है, 1 मार्क का। जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्लिसिंग उसका नाम है। स्केच एंड लेबल हेयर पिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब हेयर पिन मॉडल जो है टीआरएनए का, उसके डायग्राम एंड उसके नाम निकालने हैं। देन 10, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा, ठीक है। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 2020 में और 2008 में भी आया था, ये 2019 में क्वेश्चन आया था हेयर पिन मॉडल का। सो 2 मार्क के लिए आपको जो सेंट्रल डोगमा है उसका फ्लो चार्ट आपको निकालना पड़ेगा। देन ओपेरॉन कंसेप्ट पे एक सवाल आया था 2014 में, गिव द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म ऑफ ई कोलाई। अब देखो ओपेरॉन कंसेप्ट में ओपेरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके, और क्लस्टर ऑफ जीन्स मीन्स ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या करता है, एक मॉडल है जो कि अपने बॉडी के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर जो शुगर है उसका मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं 3, तो उसके आपको नेम्स पूछे गए। उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडस नाम का एंजाइम होता है, दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडस परमिएज होता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडस ट्रांस एसिटिलेज, ये 3 एंजाइम्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 2023 में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आईएमपी समझ लो। नेक्स्ट में यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर आया था, राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या काम है, मार्च 2022 को आया था, पिछले साल। और डीएनए के एप्लीकेशन, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो आया था 2022 को। तो डीएनए के अगर फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन मतलब क्या, कि सोचो डीएनए फिंगरप्रिंट और हमारा नॉर्मल फिंगरप्रिंट जिससे हम मोबाइल को ओपन करते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप्स होता है, और वो एक जैसे एक्सरे में जैसा हमको फोटो मिलता है उस तरीके से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक फोटो, एक इमेज मिलता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रू पेरेंट्स कौन से हैं। ओके, सो जो क्राइम सीन है वहाँ पे बाल किसका था उसको डीएनए से हम मैच करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको लास्ट में चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपको चैप्टर नंबर 4 पे अब तक पूछे गए सवाल का थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि अगले साल कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें से कौन से सवाल आपको नहीं आते उसको फोकस करो, और जो आते हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।